दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लेंडिंग स्टंप किस कला माध्यम में उपयोगी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ब्लेंडिंग स्टंप एक बेलनाकार उपकरण है जो कागज या महसूस किए गए सामग्री से बना होता है, जिसके सिरे नुकीले होते हैं। यह विशेष रूप से चारकोल और पेंसिल ड्राइंग जैसे सूखे माध्यमों में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, कोणीय परिप्रेक्ष्य में कितने वैनिशिंग पॉइंट होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2। कोणीय परिप्रेक्ष्य को दो बिंदु परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में चित्र में दो वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। इन बिंदुओं को क्षैतिज रेखा पर रखा जाता है। कोणीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग तब किया जाता है जब दर्शक एक वस्तु को उसके कोने से देख रहा होता है, जिससे वस्तु की दो तरफ की रेखाएं अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट की ओर अभिसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। यह कलाकृति में अधिक गतिशीलता और यथार्थवाद का आभास देता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल आर्ट में लेयर का कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। डिजिटल आर्ट में लेयर एक मूलभूत अवधारणा है। यह एक पारदर्शी शीट की तरह होती है जिस पर आप कलाकृति के विभिन्न तत्वों को बना सकते हैं। लेयर का मुख्य कार्य हर तत्व को अलग अलग नियंत्रित करना होता है। इसका अर्थ है कि आप एक लेयर पर रंग, दूसरी पर रेखाएं, तीसरी पर छाया आदि बना सकते हैं। यदि आप एक तत्व में बदलाव करना चाहते हैं तो आप केवल उस विशेष लेयर पर काम कर सकते हैं, जिससे अन्य तत्वों को प्रभावित किए बिना संपादन और समायोजन करना बहुत आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन रेशियो किस में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। गोल्डन रेशियो, जिसे दैवीय अनुपात भी कहा जाता है, एक गणितीय अनुपात है जो प्रकृति और कला दोनों में सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। यह अनुपात कला रचना में संतुलन और सामंजस्य की रचना में सहायक होता है। कलाकार और डिजाइनर सदियों से गोल्डन रेशियो का उपयोग कर अपनी कलाकृतियों में सुखद और दृष्टिगत रूप से संतुलित व्यवस्था बनाने के लिए करते रहे हैं। अगला प्रश्न है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव किस परिदृश्य में उपयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सड़क या रेलवे लाइन। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव एक बिंदु परिप्रेक्ष्य उस परिदृश्य को चित्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है जिसमें वस्तुएं या संरचनाएं दर्शक के सीधे सामने हों और उनके समानांतर किनारे सीधे क्षैतिज रेखा की ओर जाते हुए दिखाई दें। उदाहरण के लिए एक सीधी सड़क, रेलवे लाइन या कमरे का एक आंतरिक भाग जहां दर्शक सीधे दीवार के सामने खड़ा हो। इसमें केवल एक वैनिशिंग पॉइंट होता है जहां सभी दूर जाती हुई समानांतर रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे गहराई का सीधा और स्पष्ट भ्रम पैदा होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर है। तो कथन है कि परिप्रेक्ष्य चित्रण में दृश्य अधिक यथार्थ लगता है और इसका कारण है कि यह चित्र में गहराई और दूरी का आभास कराता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और परिप्रेक्ष्य चित्रण में दृश्य अधिक यथार्थ लगता है, इसलिए क्योंकि परिप्रेक्ष्य कलाकृति में गहराई और दूरी का आभास कराता है। जैसे कि कारण भी बताता है, मानव आंख जो है वो दुनिया को त्रि-आयामी रूप में देखती है और परिप्रेक्ष्य तकनीक 2 आयामी सतह पर इसी त्रि-आयामी अनुभव का अनुकरण करती है। यह वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार और स्थिति के अनुसार दर्शाती है, जिससे चित्र में यथार्थवाद और दृश्य विश्वसनीयता आती है।
अगला प्रश्न है कि किस तकनीक का प्रयोग वस्तु की त्रिमियता बढ़ाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग एक ड्राइंग तकनीक है जिसमें समानांतर रेखाओं के दो या दो से अधिक सेटों को एक दूसरे को काटते हुए बनाया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से वस्तु की त्रिविमीयता बढ़ाने और उसमें गहराई व छाया का आभास पैदा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आइसोमेट्रिक दृष्टिकोण में क्या दिखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी कोण समान होते हैं। आइसोमेट्रिक दृष्टिकोण एक प्रकार का समानांतर प्रक्षेपण है जिसका उपयोग त्रि-आयामी वस्तुओं को द्वि-आयामी सतह पर दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में संतुलन व तालमेल उत्पन्न करने हेतु किन तत्वों को समन्वित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेखा, रंग, रूप। चित्र में संतुलन बैलेंस और तालमेल उत्पन्न करने हेतु रेखा, रंग और रूप जैसे कला के मूलभूत तत्वों को समन्वित किया जाता है। ये तत्व कलाकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कलाकार इन तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हों और एक सुसंगत और एकीकृत समग्र रचना बनाएं। अगला प्रश्न है, यदि चित्र में अग्रभाग बहुत बड़ा और पृष्ठभूमि छोटा हो तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई का भ्रम। यदि किसी चित्र में अग्रभाग बहुत बड़ा दिखाई देता है और पृष्ठभूमि छोटी दिखती है तो यह गहराई का भ्रम दर्शाता है। यह परिप्रेक्ष्य के सिद्धांतों में से एक, जहां दर्शक को करीब की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं छोटी दिखती हैं। यह एक दो आयामी सतह पर त्रि-आयामी स्थान और दूरी का अनुभव पैदा करने का एक प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न है कि किसी चित्र में वस्तु की ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात बिगड़ जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्र हास्यास्पद या विकृत हो जाएगा। चित्रकला में अनुपात एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो वस्तुओं के विभिन्न हिस्सों या विभिन्न वस्तुओं के बीच आकार के संबंधों को संदर्भित करता है। यदि किसी चित्र में वस्तु की ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात बिगड़ जाए तो वह चित्र हास्यास्पद या विकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में वस्तु का आकार दूरी के अनुसार कैसे बदलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी बढ़ने पर आकार छोटा होता है। एक बिंदु परिप्रेक्ष्य सहित सभी प्रकार के परिप्रेक्ष्य में दूरी बढ़ने पर वस्तु का आकार छोटा होता है। यह मानव दृष्टि के प्राकृतिक तरीके का अनुसरण करता है। जब वस्तुएं दर्शक से दूर जाती हैं तो वे दृष्टिगत रूप से सिकुड़ती हुई दिखाई देती हैं और अंततः क्षितिज पर स्थित वैनिशिंग पॉइंट पर एक बिंदु के रूप में विलीन हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का पारंपरिक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, बिहार राज्य की एक पारंपरिक और प्रसिद्ध लोक कला है। यह कला मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इन चित्रों में सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं, प्रकृति के तत्वों जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, शाही दरबार के दृश्य, शादियों और त्योहारों जैसे विषयों को चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला किस जनजाति समूह से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, वारली। वारली चित्रकला वारली जनजाति समूह से संबंधित एक पारंपरिक कला शैली है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री रेंज में निवास करती है। यह कला शैली अपनी सादगी और प्रतीकात्मकता के लिए जानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां, जिनमें कि एक वृत्त बना होता है, फिर सिर के रूप में, फिर त्रिभुज होता है, फिर वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मानव और पशु आकृतियों को चित्रित किया जाता है। वारली चित्रकला अक्सर दैनिक जीवन, अनुष्ठानों, त्योहारों और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है और इसे पारंपरिक रूप से मिट्टी की दीवारों पर सफेद पिगमेंट से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र कला किस राज्य की लोक कला से जुड़ी हुई है?
तो ये है ऑप्शन बी उड़ीसा से। पटचित्र कला यानी कि उड़ीसा राज्य की एक पारंपरिक लोक परंपरा से जुड़ी हुई कला है और यह एक प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग है जो कपड़ों पर बनाई जाती है। कपड़े को पट बोलते हैं। ये चित्र मुख्य रूप से धार्मिक और पौराणिक कथाओं, विशेषकर जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कहानियों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, पिथौरा चित्रकला का संबंध है। तो ये है ऑप्शन बी मध्य भारत के आदिवासियों से। पिथौरा चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से मध्य भारत के आदिवासियों से है। विशेष रूप से इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश की रावला और भील जनजातियों से इसका जुड़ाव है। यह एक अनुष्ठानिक और धार्मिक कला शैली है जो प्रायः गांव के घरों की दीवारों पर बनाई जाती है ताकि देवताओं का आह्वान किया जा सके और समुदाय के लिए समृद्धि और कल्याण लाया जा सके। पिथौरा चित्रकला में रंगीन और विस्तृत दृश्यों में घोड़ों, हाथियों और अन्य प्राणियों के साथ साथ देवताओं और पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है जो उनकी संस्कृति और विश्वास प्रणाली को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला में कौन सा माध्यम प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन सी प्राकृतिक रंग व कपड़े का। फड़ चित्रकला राजस्थान की एक पारंपरिक लोक कला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग कपड़े पर, विशेष रूप से खद्दर या मोटे कपास के कपड़े पर किया जाता है। कलाकार खनिज और वनस्पति स्रोतों से प्राप्त रंगों को गोंद के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं। फड़ चित्रकला लंबी स्क्रॉल होती है जो देवताओं, विशेषकर पाबूजी और देवनारायण के महाकाव्यों को दर्शाती है। ये चित्र पारंपरिक रूप से भोपो यानी पुजारी गायक द्वारा मंदिरों या गांवों में गाए जाने वाले महाकाव्यों के साथ दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कांस्य मूर्ति कला भारत के किस सभ्यता से मिलती है? तो यह है ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता से। भारत में कांस्य मूर्ति कला के सबसे जो शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। इस सभ्यता के शहरों में जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति है और अन्य जानवरों की आकृतियां जो धातु में निर्मित हैं वो पाई गई हैं। यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग धातु ढलाई की तकनीक से अच्छे खासे परिचित थे और उन्होंने कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए कांस्य का सफलतापूर्वक उपयोग भी किया था। बाद के कालों में, विशेषकर चोल काल में, कांस्य मूर्ति कला अपने चरम पर पहुंच जाती है, अपनी सुंदर नक्काशियों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कला जनजातीय जीवन की अनुष्ठानिक परंपराओं से जुड़ी है? तो ये है ऑप्शन बी वर्ली। दी गई कला शैलियों में से वर्ली कला सीधे तौर पर जनजातीय जीवन की अनुष्ठानिक परंपरा से जुड़ी हुई है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और सामुदायिक समारोहों के दौरान दीवारों पर पवित्र चित्र बनाने के लिए किया जाता है। गोंड चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है ऑप्शन बी छोटे बिंदुओं से आकृतियां बनाना। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला शैली है। इसकी प्रमुख और विशिष्ट विशेषता छोटे बिंदुओं और महीन रेखाओं का उपयोग करके आकृतियां बनाना है। ये बिंदु और रेखाएं एक जटिल पैटर्न बनाते हैं जो चित्रों को एक अनूठी बनावट और गहराई प्रदान। गोंड चित्रकला में अक्सर प्रकृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को चटकीले रंगों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक कलाकार की अपनी विशिष्ट डॉट या लाइन पैटर्न शैली होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ चित्रकला किस देवता से संबंधित प्रमुख विषयों पर आधारित होती है? तो ये है ऑप्शन बी पाबूजी। राजस्थान की फड़ चित्रकला मुख्य रूप से लोक देवता पाबूजी और देवनारायण जी के महाकाव्यों और वीर गाथाओं पर आधारित होती है। पाबूजी एक लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान में बहुत पूजा जाता है।
फड़ चित्रकला में बाबूजी के जीवन, उनके कारनामों और चमत्कारों की एक लंबी स्क्रॉल पर चित्रित किया जाता है। ये चित्र पारंपरिक रूप से भोंपो यानी कि पुजारी जो गायक होते हैं के द्वारा मंदिरों और समुदायों में गाए जाने वाले बाबूजी की फड़ के साथ दिखाए जाते हैं, जिससे कथा को दृश्य रूप में दिखाया जा सके। अगला प्रश्न है, कच्छ का बंधेज किस प्रकार की शिल्पकला है? तो ये है ऑप्शन सी, वस्त्र बंधन कला। कच्छ का बंधेज वस्त्र बंधन रंगाई कला का एक प्रसिद्ध प्रकार है जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। इसमें कपड़े को छोटे छोटे हिस्सों में धागों से बांधा जाता है, फिर उसे रंगा जाता है। बंधे हुए हिस्से रंगाई के बाद भी अपने मूल रंग में रहते हैं, जिससे सुंदर और जटिल पैटर्न बनते हैं। यह कला अपनी जीवंतता, रंग संयोजन और जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है और यह गुजरात की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक वस्त्र शिल्प कला है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पारंपरिक हस्तशिल्प कला है? तो यह है ऑप्शन सी, ढोकरा कला। ढोकरा कला एक पारंपरिक हस्तशिल्प कला है। ढोकरा कला मध्य और पूर्वी भारत की एक प्राचीन धातु ढलाई तकनीक है, जिसे लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें किसी धातु, विशेषकर पीतल का उपयोग करके जटिल आकृतियां, मूर्तियां और गहने बनाए जाते हैं। यह कला मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी समुदायों के द्वारा की जाती है और यह उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रण में प्रमुख माध्यम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूती कपड़ा और प्राकृतिक स्याही। कलमकारी चित्रण एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसका नाम कलम यानी पेन और कारी यानी कारीगरी से आया है। इसमें प्रमुख माध्यम सूती कपड़ा और प्राकृतिक स्याही होते हैं। कलाकार बांस की कलम का उपयोग करके कपड़ों पर हाथ से चित्र बनाते हैं, जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो पौधों, खनिजों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश में विकसित हुई और यह अपनी विस्तृत कलात्मक दृश्यों, विशेष रूप से पौराणिक कथाओं और धार्मिक कहानियों के चित्रण के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस कला में आमतौर पर जनजातीय देवी देवताओं को उत्सव में चित्रित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, मंजूसा। मंजूसा कला, जिसे अंगिका कला भी कहा जाता है, बिहार के भागलपुर क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला है। इस कला में जनजातीय देवी देवताओं, विशेषकर विषहरी देवी को उत्सवों और अनुष्ठानों में चित्रित किया जाता है। यह कला सांप की कथा से जुड़ी है और इसमें देवी मनसा और उनके अनुयायियों की कहानियों को रंगीन, प्रतीकात्मक तरीके से चित्रित किया जाता है। मंजूसा कला अक्सर विशेष अवसरों जैसे बिहुला, विषहरी पूजा पर बनाई जाती है और इसमें एक विशिष्ट सर्पिल पैटर्न और चमकीले रंगों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, लिपन आर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात की दीवार सज्जा से। लिपन आर्ट या मिट्टी का काम गुजरात की दीवार सज्जा से संबंधित एक पारंपरिक कला शैली है। विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र के रेगिस्तानी समुदायों में प्रचलित है, जिसमें कि गोबर और मिट्टी मिलाई जाती है को दीवार पर लगाया जाता है और फिर उसे हाथ से आकार दिया जाता है, जिसमें दर्पण के छोटे छोटे टुकड़ों को जड़कर ज्यामिति और फ्लोरल पैटर्न बनाए जाते हैं। यह कला न केवल सजावटी है बल्कि गर्मी को कम करने और घरों को ठंडा रखने में भी मदद करती है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि लोक कलाएं पारंपरिक जीवन पद्धति को अभिव्यक्त करती हैं, जबकि कारण इनमें धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान और स्थानीय समाज का चित्रण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है। कथन ए सही है क्योंकि लोक कलाएं पारंपरिक जीवन पद्धति की अभिव्यक्ति है। लोक कलाएं किसी समुदाय की संस्कृति, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन को दर्शाती हैं और कारण भी इसका सटीक व्याख्या करता है। इन कलाओं में धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान और स्थानीय
समाज का चित्रण होता है। लोक कलाएं अक्सर मौखिक परंपराओं, त्योहारों और सामाजिक समारोहों से जुड़ी होती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कला रूप पुरुष और प्रकृति के संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वारली। वारली चित्रकला विशेष रूप से पुरुष और प्रकृति के संबंध को दर्शाने के लिए जानी जाती है। वारली जनजाति प्रकृति के साथ गहरे संबंध में रहती है और उनकी कला में यह संबंध स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होता है। चित्रों में मानव आकृतियों को जानवरों, पेड़ों, पहाड़ों और नदियों के साथ सद्भाव में चित्रित किया जाता है और जो उनके कृषि जीवन, शिकार, उत्सवों और प्रकृति के चक्र के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कला दी हुई है एक खंड में, दूसरे में क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी, तंजावुर का केरल से संबंध नहीं है। तंजावुर चित्रकला दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कला शैली है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर से संबंधित है। यह कला 16वीं शताब्दी में विकसित हुई और अपनी समृद्ध जीवन रंगों, सोने के पत्ती के काम और कांच के टुकड़ों या मोती के अलंकरण के लिए जानी जाती है। जबकि केरल की अपनी अनूठी कला शैलियां हैं, जिसमें से तंजावुर चित्रकला जो है विशेष रूप से तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकला में तुलसी के पौधे और देवी मनसा की कहानियां मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंजूसा। मंजूसा चित्रकला जो बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है, इसमें तुलसी के पौधों और देवी मनसा की कहानियां प्रमुखता से मिलती हैं। मंजूसा कला अक्सर सांप की कथा और देवी मनसा के जीवन से संबंधित अनुष्ठानों के साथ जुड़ी होती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों की देवी हैं। इन चित्रों में अक्सर सर्पिल रूपांक, जीवन रंग और जटिल कथात्मक दृश्य होते हैं जो इन पौराणिक कहानियों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये थे कुल 30 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनका अभ्यास जरूर करिएगा। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।